जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का 47वां दिन है। 47वां दिन हम बायो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर साइंस से क्वेश्चन आते हैं तो इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आए ही आए हैं। आप 2018 का अपना पेपर ही उठा लीजिए, 2018 पुलिस भर्ती का पेपर उठाइए, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? डेंगू का कारण है। डेंगू किस कारण फैलता है? तो डेंगू का कारण क्या है? उसमें ऑप्शन दिया हुआ था वायरस, अमीबा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। आप 2018 का पेपर उठा के देख लीजिए, 58वां क्वेश्चन है ये। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा आपको करना क्या है? देखिए, क्वेश्चन आज ज़्यादा है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ज़्यादा है। आप जितने भी क्वेश्चन हैं इनका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पीडीएफ के साथ में इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। आप उसको बार बार 2 से 3 बार रीड कर लीजिएगा। बस आपको इतना ही चीज़ें करना है इस रोग और उपचार टॉपिक में, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा 47वां दिन है। अब एक क्लास और आएगी बायो की, एक क्लास आएगी, उसके बाद बायो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, देखते ही देखते हम कितने नंबर की तैयारी कर लिए। अगर देखिए, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन की तैयारी यहाँ से हो गई, 15 नंबर की तैयारी हो गई। उसके बाद हम सीजी की बात करें तो सीजी में 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स आए थे। कब? 2018 के पेपर में। तो 2018 के पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे कितने क्वेश्चन की तैयारी हो गई हो? तो लगभग 27 क्वेश्चन के आसपास की तैयारी हो गई। केवल एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जनजाति वाला। उसके अलावा लगभग लगभग हमारी सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, जनजाति प्लस एंशियंट हिस्ट्री है ना। तो एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, यही बस बचा हुआ है 3 से 4 क्वेश्चन की तैयारी और हमें करनी है सीजी में। उसके बाद देखिए, अब हम बायो भी कर लिए। बायो से 6 क्वेश्चन आए थे। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो कितना होता है? 27 6 33 और 33 15 होता है 48। मतलब हम 47 से 48 दिन में 47 से 48 नंबर की तैयारी भी कर लिए हैं। देखिए, पर डे एक एक क्वेश्चन लगभग आपको मिल रहा है। देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, देखिए मेहनत तो लगेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत आप ही करेंगे। अगर आप सीरियस होकर कर रहे होंगे तैयारी तो आपको फील हो रहा होगा कि हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रहा है। बाकी अगर आपको टाइम पास जैसे करना है तो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कोई भी ला देगा, ला लेंगे, बोलेंगे ठीक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आएंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए देता हूँ, एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए, कोई भी क्वेश्चन और आपके पेपर में इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आता है जितना आप लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि हाँ बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा और हम बना लेंगे। ठीक है, आप 2018 का पेपर उठाइए और देखिए क्वेश्चन का लेवल रहता है। और अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए, लोगों से लीड चाहिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, या फिर हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, या फिर जल की? जब डेंगू बुखार होता है तो मानव शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? देखिए, 50% फैमिली में किसी ना किसी को, देखिए अगर आप लोग जितने भी लोग देख रहे होंगे उसमें 50% की फैमिली में या फिर आप लोगों को ही डेंगू बुखार कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। तो हमारी बॉडी में कमी क्या हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार होता कब है, क्यों होता है? तो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। किसके? मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, काटने से। ठीक है, ये करता क्या है मादा एडीज मच्छर? ये हमारी बॉडी में वायरस फैला देता है। ठीक है, क्या फैला देता है? वायरस, वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 2018 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डेंगू क्यों होता है? तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल गई। अब इसके अलावा क्या, जब आपको डेंगू बुखार होगा तो क्या होगा? हमारी हड्डी में और जोड़ में, हड्डी एवं जोड़ों में भयंकर पेन होता है। कहाँ पे? हड्डी एवं जोड़ों में भयंकर पेन होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और ये जो प्लेटलेट्स है काम क्या करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनना जरूरी क्यों है? जब भी कभी चोट लग जाती है तो कंटिन्यू ब्लड बहता रहेगा अगर थक्का नहीं बनेगा तो। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए आगे। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? आपको याद होगा कोविड। कोविड याद है?
बहुत सारी जगह पे फैला हुआ था। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, पैंडेमिक बोल रहे थे, एपिडेमिक बोल रहे थे, एंडेमिक बोल रहे थे, या फिर एपिजोपिट बोल रहे थे? कोविड जब फैला था तो हम क्या बोल रहे थे, पैंडेमिक बोल रहे थे। जब बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है विश्व के तो हम पैंडेमिक बोलते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या फिर आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? जो गठिया रोग होता है वो किसके जमाव से होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्बुमिन या फिर कोलेस्ट्रॉल? जो गठिया रोग होता है तो वो किसके जमाव से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल। होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, कब, जब हम लोग किडनी वाला चैप्टर पढ़े थे, किडनी वृक्क। वृक्क क्या काम करता है? जो हमारी किडनी रहती है, गुर्दा रहता है या फिर वृक्क रहता है, वो काम क्या करता है? ब्लड को छानने का काम, है ना। अगर किडनी अच्छे से काम नहीं करेगा तो ब्लड में क्या हो जाएगा? यूरिया, यूरिक अम्ल, ये इसकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। किस में? इसकी जो मात्रा है हमारे ब्लड में, है ना। तो ब्लड में या फिर हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो गठिया रोग या फिर आर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। आगे, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है क्षय रोग, आतशक, कैंसर या फिर एड्स? एचआईवी द्वारा क्या रोग होता है? तो इसमें से मुझे पता है 90% लोग को इसका राइट आंसर पता ही होगा, एचआईवी एड्स। इसके साथ ही नाम आ जाता है एचआईवी एड्स। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा? हृदय की धड़कन, जिसे हम बोलते हैं हार्ट बीट, हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? पोटेशियम। ठीक है, राइट आंसर पोटेशियम। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो निम्न रक्तचाप हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, है ना। निम्न रक्तचाप हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से या फिर कुत्ते के काटने से? पोलियो को जब वायरस होता है वो शरीर में कैसे फैलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूषित भोजन तथा जल से पोलियो का वायरस हमारे शरीर में फैलता है। और इसके बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना चाहिए कि जो पोलियो का टीका आविष्कार किए थे, तो कौन टीका, पोलियो का टीका किसने आविष्कार किया था? तो जोन्स सॉल्क। कौन? जोन्स सॉल्क इसके टीके के आविष्कारक थे। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रुमेटी हृदय रोग, डब्ल्यूबीसी में कमी या फिर रक्त का स्कंदन ना होना? बताइए, हीमोफीलिया से होता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का स्कंदन ना होना। स्कंदन मतलब होता है थक्का। अगर हीमोफीलिया हो जाएगा तो रक्त का जो थक्का है हमारी बॉडी में जल्दी नहीं जमेगा, मतलब अगर चोट लग गई तो कंटिन्यू ब्लड बहता रहेगा। और हीमोफीलिया एक कैसा रोग होता है? अनुवांशिक रोग होता है, मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको भी होने का चांस रहता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब क्या होता है? देखो, हाइड्रो मतलब कहीं ना कहीं पानी की बात हो रही है ना। हाइड्रो मतलब पानी के बारे में बात हो रही है, और फोबिया मतलब क्या होता है? डर। तो पानी से डर किसके द्वारा? देखिए, हमने पहले बचपन में या फिर अभी भी अगर आप देखते होंगे, क्या बोलते हैं, अगर कुत्ता काट लेगा तो आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, आपको कुत्ते से, वो पानी से डर लगेगा। तो इसी का एक नाम है क्या? रेबीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेबीज। कुत्ते के काटने से होता था ये। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? क्या ये इसमें हमारी बॉडी में विषाणु फैल जाते हैं या फिर जीवाणु फैलते हैं, फफूंदी फैलते हैं या फिर प्रोटोजोआ? तो उस टाइम पे क्या होता है? वायरस के कारण होता है। किसके द्वारा? वायरस से विषाणु हमारी बॉडी में फैल जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है? पानी से डर लगने लग जाता है। इसे ही हम पहले क्या बोलते थे? रेबीज बोला करते थे। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति
देख सकता है। नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, न ही नज़दीक न ही दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। क्या बोल रहा है ये कि जो निकट दृष्टि दोष अगर किसी को है तो वो क्या देख लेगा? क्या पास की चीज़ देख पाएगा, दूर की चीज़ देख पाएगा, क्या देख पाएगा वो बताइए। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष मतलब उसको निकट दिख रहा है लेकिन फिर भी दोष है, तो उसको होगा क्या? निकट की वस्तु जो है, नज़दीक की वस्तु है वो दिखेगा, लेकिन दूर की जो वस्तु है, दूर की वस्तु वो धुंधली दिखेगी। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की चीज़ें तो दिखेंगी लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो धुंधली दिखेंगी। अब निकट दृष्टि दोष में हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? तो कैसे दूर कर सकते हैं? अवतल लेंस लगा के। अगर अपने आप चश्मे में अवतल लेंस लगाएंगे तो उससे दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आपको दूर की चीज़ें दिखेंगी फिर भी आपके में दोष है, तो उसमें क्या हो जाएगा? दूर की चीज़ें दिखेंगी लेकिन नज़दीक की जो चीज़ है वो नहीं दिखेगा। जो नज़दीक का चीज़ है कोई भी वो नहीं दिखेगा। इसमें हम लोग कौन से दर्पण का यूज करते हैं, कौन से लेंस का यूज करते हैं? तो उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उत्तल लेंस का यूज करोगे तो आपको नज़दीक का भी चीज़ दिखने लग जाएगा। चलिए आगे। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? अग्न्याशय, यकृत, गुर्दा या फिर पित्ताशय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेयाशय के कारण। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा, ईईसी, ईएमजी या फिर ईकेजी? किसके द्वारा, कौन से टेस्ट के द्वारा हम ब्रेन की बीमारी को पता लगाते हैं कि हमारी ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईईजी द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जिसे हम बोलते हैं क्या? विद्युत मस्तिष्क लेख, या फिर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें होता क्या है? इसके द्वारा अगर आपके ब्रेन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि आपको मिर्गी आ रही है या फिर आपके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी के मस्तिष्क में कैंसर जैसी कोई कोई चीज़ें हैं, तो इसे पता लगाया जा सकता है। किससे? ईईजी टेस्ट द्वारा। कौन से? ईईजी टेस्ट द्वारा। आगे, फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किन में पाया जाता है? मवेशी व भेड़, मवेशी व सुअर, भेड़ व बकरिया, उपयुक्त सभी में? कौन सा फुट और माउथ रोग? फुट और माउथ रोग देखिए, मवेशियों में भी पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है, सुअर में भी पाया जाता है, बकरियों में भी पाया जाता है, सभी जानवरों में पाया जाता है। बारिश टाइम में अक्सर ये जानवरों को होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में। तो आपको याद क्या रखना था इसमें? फुट और माउथ रोग ये किसको होता है? तो जानवरों में पाया जाता है ये। आगे आइए, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज, हैजा, रिंग वॉर्म या फिर अस्थमा? एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अस्थमा। जो अस्थमा रोग होता है वो क्यों होता है? एलर्जी के कारण होता है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 या फिर आर्सेनिक 74 या फिर सोडियम 24? ट्यूमर अगर हो गया है किसी को तो उसकी पहचान के लिए कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक यूज किया जाता है? बताइए। ट्यूमर के लिए किसका यूज किया जाता है? आर्सेनिक 74 का। आर्सेनिक आपको याद रखना है।
आर्सेनिक से ट्यूमर की पहचान की जाती है। अब इसके अलावा कोबाल्ट और फॉस्फोरस, क्या, कोबाल्ट और फॉस्फोरस, ये दोनों के द्वारा, कोबाल्ट और फास्फोरस के द्वारा हम ब्लड कैंसर या फिर रक्त कैंसर का इलाज करते हैं। इसका रक्त कैंसर का के इलाज में किसका यूज किया जाता है? तो कोबाल्ट का यूज किया जाता है और फास्फोरस का यूज किया जाता है। आपको याद रखना है आयोडीन 131, इसमें इसका किस में यूज किया जाएगा? तो थायराइड ग्रंथि के टाइम पे, थायराइड रोग अगर किसी को जाएगा तो 131 आयोडीन यूज किया जाएगा। थायराइड में इसका यूज किया जाता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है हृदय, फेफड़े, गुर्दा या फिर प्लीहा। मलेरिया अगर हो जाता है तो क्या चीज प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा प्रभावित होता है। ठीक है, मलेरिया के बारे में पता सबसे पहले कौन लगाता है? तो रोनाल्ड रॉस। हमने बचपन में इंग्लिश में एक चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, रोनाल्ड रॉस के बारे में पता लगाते हैं कि मलेरिया क्यों होता है। क्यों होता है ये? तो मादा एनाफिलीज एक मच्छर है, मादा एनाफिलीज, जब ये काट लेती है तो हो जाता है। एनाफिलीज मच्छर के काटने से, जब ये मच्छर काटेगा तो क्या हो जाता है? हमारे बॉडी में प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ फैल जाता है। देखिए जैसे क्या होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वैसे प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में फैल जाता है और हमें मलेरिया हो जाता है। तो हमें याद क्या रखना है? रोनाल्ड रॉसिस का पता लगाते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और प्रभावित अंग क्या है? प्लीहा है। बीमारी पता करने के लिए यंत्र MRI का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक, चुंबकीय रिजोल्यूशन सूचना, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण या फिर उपयुक्त सभी। किसकी बात हो रही है? देखिए MRI, आपने नाम तो इसका जरूर सुना होगा, उसका फुल फॉर्म बताना है। MRI, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर में अगर अंदर में कोई प्रॉब्लम है उसकी चित्रीकरण के लिए, अगर उसको पता लगाना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए ये MRI कराया जाता है। अंदर बॉडी के अंदर में क्या प्रॉब्लम है उसकी चेकअप के लिए MRI कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला या फिर बेर। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है, विटामिन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो किसके इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में क्या चीज उपयोगी रहेगा? सीधी सी बात है, खट्टी चीज। आंवला यहाँ पे खट्टा चीज आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? पारद, निकिल, कैडमियम या फिर सीसा। पारद का मतलब होता है पारा, जिसे हम बोलते हैं मरकरी, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे र है ना, और इसे हम बोलते हैं Hg, एक ही नाम है। इटाई रोग किसके विषाक्तन से होता है? तो किसके विषाक्तन से होता है? कैडमियम के विषाक्तन से। अगर कैडमियम की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी तो इटाई रोग हो जाएगा। बस हमें इतना छोटी सी चीज याद रखना है, कैडमियम की मात्रा बढ़ी बॉडी में तो इटाई रोग हो गया। आगे, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? जीवाणु और विषाणु, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट होता है। जीवाणु और विषाणु, विषाणु को हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। और जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, इसका एक ट्रिक है जिससे आपको पूरे वायरस और बैक्टीरिया याद हो जाएंगे। एक ही ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, लेकिन उसको अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब हम इस क्लास को करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब बताइए कि कौन से रोग का कारक जीवाणु या फिर बैक्टीरिया नहीं है? एड्स, डिप्थीरिया, हैजा या फिर काली खांसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्स। एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स विषाणु है ना, वायरस के द्वारा फैलता है। ये वायरस के द्वारा फैलता है। HIV एड्स है ना, HIV एड्स। और बाकी जितनी भी चीजें आपको दिख रही होंगी सारी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं। आगे, एलिजा या फिर एलिजा परीक्षण
कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? एड्स से पहचानने के लिए, फिर क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह या फिर डायबिटीज की पहचान के लिए, या फिर टाइफाइड की पहचान के लिए। जो एलिसा टेस्ट होता है वो क्यों कराया जाता है? अभी हमने देखा है HIV एड्स। HIV एड्स के लिए ही एलिसा टेस्ट कराया जाता है। राइट आंसर ए। रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक क्या है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 60। देखिए, अभी हमने इसके बारे में बात किया था, रक्त कैंसर के लिए क्या चीज़ें यूज की जाती हैं उसकी रोकथाम के लिए। तो फॉस्फोरस और कोबाल्ट दोनों चीज़ यहाँ पे यूज किए जाएंगे। तो सी भी राइट आंसर हो जाएगा, डी भी राइट आंसर हो जाएगा। सी एंड डी बोथ आर राइट। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में सर्वाधिक सुप्रभावी है? मतलब एक कौन सा ऐसा अंग है जब विकिरण से वो ज़्यादा उससे प्रभावित होता है? अगर कोई रेडिएशन, जैसे रेडिएशन से सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है ये पूछ रहा है। रेडिएशन से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? आँख, हृदय, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा? हम बोलते हैं, अब एक मूवी भी आई थी, तो रेडिएशन से हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आँख। आँख सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा प्रभावित रेडिएशन से आँख। अब अगर सबसे कम प्रभावित की बात करूं तो क्या है? मस्तिष्क। रेडिएशन से सबसे कम प्रभावित होता है मस्तिष्क। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? अपेंडिसाइटिस या फिर विषाणु यकृत शोथ, पित्ताशय पाषाण या फिर यकृत का शोषण रोग? एक से एक नाम है, यहाँ पे इंग्लिश में रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बताइए कौन सा रोग मदिरा के अतिशय सेवन से होता है? पहली बात तो मदिरा पीना नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। देखिए, पुलिस वाला बनना छोटी चीज़ है, पुलिस बनना, पुलिस में सिलेक्शन लेना छोटी चीज़ है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है। पुलिस बनना 1 साल में आप बन जाओगे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको अगला जन्म भी लेना पड़ सकता है, ये जन्म में आप बन भी ना पाओ, बहुत बड़ी बात होती है। एक बार ऐसे ही होता है, हम लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, अभी से 2 साल पहले की बात है, और होता है वहाँ पे कुछ लेबर लोग वहाँ पे रहती थी, उनकी फैमिली रहती थी, और एक जो उसका हस्बैंड था आई थिंक, उसे अपनी वाइफ से लड़ाई करता है और वो वाइफ को मारता है धक्के से, और वो वहाँ पे चबूतरा बना रहता है, चबूतरे लगभग आई थिंक 4 फीट के ऊपर रहा होगा, 4 फीट के ऊपर, वहाँ से वो उल्टा गिरती है और ऐसा लगता है वो बेहोश हो जाती है और ऐसा लगता है कि शायद जिंदा भी नहीं है। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे भाई साहब तो पिए हुए हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो फैमिली है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसमें बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें अपने बारे में कि हमने अपने कुछ टाइम के लिए ये सारे सबकी ज़िंदगी के साथ खेल लेते हैं। चलिए बताइए, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लीवर में सूजन आ जाती है। क्या? अगर आप मदिरा ज़्यादा पिएंगे तो सीधी सी बात है, लीवर में सूजन आ जाएगी। आगे, पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोन सॉल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। पोलियो के टीके की खोज हमने बताया है, पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जोन्स सॉल्क ने किया है। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है? ईईजी अभी हमने बात किया था, तो हृदय, मस्तिष्क, कान या फिर यकृत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो गया, मान लीजिए आपका सर, मुझे ज़्यादा अच्छे से डायग्राम बनाने आता तो है नहीं, ये हो गया आँख, ये हो गया नाक, ये हो गया मुंह। जो ईजी होता है उसमें ना वायर ही वायर आपके पूरे बॉडी, यहाँ पे ऊपर ही जो सिर वाला एरिया है यहाँ पे पूरा वायर ही वायर फंसा देते हैं। ठीक है, फिर जांच करता है, उस किसकी जांच करता है? तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क में क्या है? मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी जांच करता है ये ईईजी। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी
मुझे कैसे पता चला था, एक बार अमिताभ बच्चन जी अपने ऐड में या फिर कहीं तो इंटरव्यू दे रहे थे कुछ, तो उसमें बताया था कि मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था। तो फिर वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी अमिताभ बच्चन जी को हुआ था। क्यों होता है हेपेटाइटिस बी? तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। इसमें क्या हो जाएगा? तो लीवर में सूजन आ जाता है, लीवर में सूजन आ जाता है और जलन होने लग जाती है। लीवर में सूजन और जलन होने लग जाती है, किसमें? हेपेटाइटिस बी में। वायरस के कारण ये फैलता है। तपेदिक रोग का कारण है, क्या कारण है? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ। तपेदिक, तपेदिक को क्या बोलते हैं हम? टीबी भी बोलते हैं। टीबी देखने वाला नहीं, ये टीबी अलग होता है। टीबी या फिर इसे हम बोलते हैं क्षय रोग, या फिर तपेदिक, है ना। टीबी, क्षय रोग या फिर तपेदिक किस कारण होता है? तो जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ, किसके द्वारा टीबी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु के द्वारा टीबी होता है। और टीबी के लिए अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें और जाननी चाहिए। टीबी के लिए कौन सा परीक्षण या फिर टेस्ट होता है कि टीबी है या नहीं, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो मैनटॉक्स, मैनटॉक्स टेस्ट होता है। मैनटॉक्स परीक्षण किया जाता है कि किसी को टीबी है या नहीं है। ठीक है, मैनटॉक्स परीक्षण किया जाता है। और टीबी ना हो इसके लिए बच्चों, जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं उसी टाइम पे एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम है BCG टीका। ठीक है, क्या टीका बच्चों को लगाया जाता है कि टीबी ना हो? तो BCG टीका लगाया जाता है बच्चों को। टीबी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जीवाणु से ये फैलता है। मैनटॉक्स परीक्षण या फिर मैनटॉक्स टेस्ट कराया जाता है कि टीबी है या नहीं है। और BCG टीका लगाया जाता है बच्चों को जिससे टीबी ना हो फ्यूचर में। क्षय रोग या टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। रॉबर्ट का परीक्षण, विडाल का परीक्षण, कान का परीक्षण या फिर मैनटॉक्स का परीक्षण। अभी हमने बात किया है क्षय रोग टीबी के बारे में, तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा, मैनटॉक्स टेस्ट होता है। DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? किसका? DPT का टीका। हमारी बॉडी में बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं, तो किससे सुरक्षा के लिए लगाया जाता है DPT टीका? टिटनेस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। DPT टीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। ठीक है, कुकुर खांसी को ही हम क्या बोलते हैं? काली खांसी। क्या बोलते हैं? काली खांसी। तो किसके लिए जब DPT टीका लगाया जाता है तो उससे डिप्थीरिया नहीं होगा, कुकुर खांसी या फिर काली खांसी नहीं होगा और टिटनेस नहीं होगा। ये तीनों चीज़ों के लिए DPT टेस्ट या फिर टीका लगाया जाता है। मिनी माता, ये है मिनी माता, है ना। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है आर्सेनिक विषाक्तता, पारद विषाक्तता या फिर सीसा विषाक्तता या फिर कैडमियम विषाक्तता। मिनी माता व्याधि, मिनी माता रोग। हमारे यहाँ तो मिनी माता सांसद थी। तो मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या होता है? पारद, है ना। पारद मतलब पासा, सॉरी पारा, पारा की बात हो रही है। पारा की अगर अगर हमारी बॉडी में पारा की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी, Hg की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो मिनी माता रोग हो जाएगा। ठीक है, मिनी माता रोग आपको याद रखना है किसकी किसकी वजह से होता है? तो पारा की अधिकता से होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मेरास्मस, पिलाग्रा, बेरीबेरी या फिर रिकेट्स। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा बच्चों में? हमने बचपन में देखा होगा, अगर आप NCERT की बुक पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा रहता है और ऐसे कुछ, फिर यहाँ पे मान लीजिए उसका ऐसा शेप हो जाता है यहाँ पे, तो हड्डी 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 है ऐसे दिखते रहता है, कमज़ोर कमज़ोर सा एक बालक रहता है। किस? तो प्रोटीन की कमी हो जाती है उसको। तो कौन सा रोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो मेरास्मस बोलते हैं। बच्चों में प्रोटीन की उपस्थिति से क्या रोग होता है? तो मेरास्मस रोग होता है। अब अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, किसकी? विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? B1,
विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, इसके बारे में हमने पहले ही बात किया है। उसके बाद निकट निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। बताइए निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाएगा? उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, या फिर समतल कांच प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीजें दिख रही हैं, दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, मतलब निकट की चीजें दिख रही हैं फिर भी बेचारे में दोष है, तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का यूज करके। देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आप इसे कैसे याद करेंगे? दूर कोई भी चीज, जब कोई भी चीज दूर रहती है हम क्या बोलते हैं? उद्दे, उद्दे देखो, उद्दे उद्दे, उत्तल, उद्दे उत्तल, है ना। इसे उत्तल से ठीक करेंगे। दूर की चीज जब दूर की चीज रहती है तभी तो बोलते हैं उद्देखो उद्देखो, तो उत्तल से उसे ठीक कर दिए। और अवतल, आजा भाई आजा आजा, निकट जब दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल से ठीक करेंगे। आगे आइए। HIV एड्स नहीं फैलता है। HIV संक्रमित रक्त से, बिना उबली सुई के प्रयोग से, मच्छर के काटने से, या फिर असुरक्षित यौन संबंध से। क्या HIV एड्स कैसे नहीं फैलेगा, किस चीज से नहीं फैलेगा बताइए? HIV संक्रमित रक्त से, मान लीजिए किसी को HIV रोग है, उसके ब्लड को अगर किसी दूसरे के में चढ़ा दिए तो उसको भी HIV हो जाएगा। बिना उबली सुई के प्रयोग से, अगर किसी को इंजेक्शन लगाया है वही इंजेक्शन आपको भी लगा दिए, उसको भी लगा दिए, तो भी HIV होने का चांस रहता है। मच्छर के काटने से नहीं, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर के काटने से HIV रोग नहीं फैलता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, या फिर तपेदिक। अगर हमारी बॉडी में लौह की कमी हो जाए या फिर आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्तहीनता, या फिर हम जिसे बोलते हैं रक्त की कमी, रक्त की कमी। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं संक्रामक रोगों के, जलजन्य रोगों के, वायुजन्य रोगों के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो टाइफाइड होता है और कॉलरा किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलजन्य रोग होते हैं। देखिए बारिश के टाइम में जब हम लोग गंदा पानी पीते हैं उस टाइम पे पानी में क्या रहते हैं? बैक्टीरिया भी रहते हैं। बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं और हमें टाइफाइड और कॉलरा आप देखते होंगे ज़्यादातर कब होता है? तो बारिश के टाइम पे होता है। BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? निमोनिया, काली खांसी, टिटनेस, यक्ष्मा जिसे हम TB बोलते हैं, TB को हम बोलते हैं तपेदिक, इसे हम बोलते हैं क्षय रोग। तो बताइए BCG का टीका कब लगाया जाता है? ये बच्चों में लगाया जाता है, और मैंने आपको बताया था कि जब टीबी ना हो इसके लिए जब बच्चे पैदा होते हैं उसी टाइम पे BCG का टीका लगाया जाता है। और टीबी की जांच के लिए किस में कैसे कौन सा जांच किया जाता है कि टीबी आपको है या नहीं? तो मैनटॉक्स, याद आया, मैनटॉक्स परीक्षण किया जाता है, मैनटॉक्स टेस्ट किया जाता है कि टीबी है या नहीं। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू को, मलेरिया को, ऑस्टियोपोरोसिस को, या फिर एड्स को। BMD। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। BMD जो परीक्षण होता है उससे क्या देखा जाता है कि क्या हड्डी का रोग तो नहीं है, तो हड्डियों का परीक्षण, है ना, हड्डियों का रोग तो नहीं है, इसके लिए BMD परीक्षण किया जाता है। BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी। इसमें क्या किया जाता है कि हड्डियों का टेस्ट किया जाता है कि हड्डी यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि हड्डी कमज़ोर हो गई है, फ्रैक्चर का खतरा तो नहीं है, इसके लिए BMD टेस्ट किया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो नाम आया मतलब हड्डी, ना हड्डी से कहीं ना कहीं इसका रिलेशन रहेगा। उसके बाद मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन, है ना, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बेंटिंग ने, स्लीडन एवं स्वान ने, ब्राउन ने, या फिर हुक ने। देखिए मधुमेह के उपचार के लिए हार्मोन, कौन सा हार्मोन यूज किया जाएगा? सीधी सी बात है, जब मधुमेह होता कब है? जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, बॉडी कम बनाती है। तो इंसुलिन का आविष्कार, नेचुरल वो आर्टिफिशियल जो इंसुलिन होता है, आर्टिफिशियल जो इंसुलिन होता है
इसका आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? F.G. बेंटिंग ने। बेंटिंग और वेस्ट ये दो लोग मिलते हैं और किसका आविष्कार कर लेते हैं? आर्टिफिशियल इंसुलिन का आविष्कार कर देते हैं। उसके बाद आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तांबे की कमी, बोरान की कमी, ऑक्सीजन की कमी या फिर पोटेशियम की कमी? ब्लैक हार्ट। आलू के में भी दिल होता है, ठीक है, आलू में भी दिल होता है, लेकिन आलू का दिल अगर काला हो जाए तो क्यों काला हो जाएगा आलू का दिल? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आलू का दिल कब काला हो जाएगा? जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। मतलब देखिए, आपने देखा होगा कि आलू जो होता है वो कभी कभी काला हो जाता है, तो क्यों काला हो जाता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आलू में दिल नहीं होता है, ऐसा मत सोचना कि आलू में दिल होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए हुए कोड का सही प्रयोग करते हुए उत्तर चुनना है आपको। रेडियो, समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग, इसके बारे में हमने आपको बताया है। चलिए जल्दी बताइए कि इसका कौन सा मैच करेगा। आर्सेनिक। आर्सेनिक हमने बताया था ट्यूमर के लिए इसका यूज किया जाता है, इससे पता चलता है कि ट्यूमर है या नहीं। कोबाल्ट। कोबाल्ट याद आया? कोबाल्ट से क्या कर रहे थे हम लोग? रक्त कैंसर की जांच कर रहे थे। कैंसर हो गया 3 और 4। आयोडीन। आयोडीन थायराइड हो गया और सोडियम रक्त का व्यतिक्रम हो गया, ठीक है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी राइट आंसर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं। कितने क्वेश्चन? 41 क्वेश्चन देखे हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। लेकिन जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अभी आप एक बार देख लीजिएगा, और जो भी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी है फैक्ट, वो फैक्ट को आप रिवाइज करेंगे। इसके अलावा पेपर के पहले इस टॉपिक को आप मुझसे, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप लोगों से कि इस टॉपिक को फिर से एक बार जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।